हेलो बच्चों, आपके कीमती समय को देखते हुए मैं ऐसा प्रश्न पत्र लाई हूँ जो पूरी तरह आपके सिलेबस पर आधारित है। आप इसकी तैयारी कर लोगे तो परीक्षा में आपके लिए यह बहुत ही सहायक होगी। हिंदी वार्षिक परीक्षा में इसी प्रकार 80 नंबर के प्रश्न पत्र होंगे। सबसे पहले सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। पहला, इस प्रश्न के 4 खंड हैं, क, ख, ग तथा घ। दूसरा, निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तीसरा, कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, अर्थात अथवा करके या अतिरिक्त प्रश्न दिए गए होंगे। निर्देश के अनुसार ही जितने प्रश्न के उत्तर देना है उतना ही आप लिखोगे। अतिरिक्त प्रश्न को लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। परीक्षा भवन में निर्देश पढ़ने के बाद मन को बिल्कुल शांत कर ले। घबराहट में भूलने का डर रहता है। चौथा, प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रम से लिखें, अर्थात पहले खंड क का उत्तर, फिर ख का, फिर ग का और फिर घ का उत्तर लिखना है। खंड क, अपठित बोध। इस खंड में काव्यांश या गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक से नहीं होगा, आपके लिए बिल्कुल नया होगा। इसको ध्यान से पढ़ना है। पहला, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखें। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी, दैव मेरे भाग्य में है क्या वदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। सबसे पहला प्रश्न है, बूंद भगवान से किसके विषय में पूछ रही है? क, अपनी नियति के विषय में, ख, अपने भाग्य के विषय में, ग, अपनी गति के विषय में, घ, उपर्युक्त सभी। तो आपने कविता में पढ़ा है, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, यानी इसका सही उत्तर होगा ख, अपने भाग्य के विषय में। दूसरा है, हवा बूंद को उड़ाकर कहाँ ले गई? समुद्र की ओर, बादलों की ओर, कमल की ओर, अंगारे की ओर। इसका सही उत्तर होगा समुद्र की ओर। तीसरा, बूंद मोती कैसे बन गई? क, धूल में पड़कर, ख, अंगारे पर गिरकर, ग, सीप में पड़कर, घ, कमल के फूल में गिरकर। इसका सही उत्तर होगा ग, सीप में पड़कर। चौथा, बादलों से निकलकर बूंद क्या सोच रही थी? क, मैं समुद्र की ओर क्यों आई, ख, मैं घर छोड़कर क्यों निकली, ग, मैं सीप में क्यों गिरी, घ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपने कविता में पढ़ा है, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ख, मैं घर छोड़कर क्यों निकली। पांचवा है, बूंद की आशंका क्या है? क, धूल में मिल जाऊंगी, ख, अंगारे से जल जाऊंगी, ग, कमल के ऊपर गिर जाऊं, घ, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, यानी क, ख और ग तीनों सही है। दूसरा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समस्याएं ही वस्तुतः जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। समस्या को सुलझाते समय, उसका समाधान करते समय व्यक्ति का श्रेष्ठतम तत्व उभर कर आता है। धर्म, दर्शन, ज्ञान, मनोविज्ञान इन्हीं प्रयत्नों की देन है। पुराणों में अनेक कथाएं यह शिक्षा देती हैं कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति में जीना सीखे और समस्या उत्पन्न होने पर उसके समाधान के उपाय सोचे। जो व्यक्ति जितना उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करेगा, उतना ही उसके समक्ष समस्याएं आएंगी और उनके परिप्रेक्ष्य में ही उसकी महानता का निर्धारण किया जाएगा। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है।
एक प्राचार्य ने विद्यालय छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया कि तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी काम करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चले तो सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उसे विमुख होना सभी दृष्टियों से अहितकर है तथा मानव धर्म के प्रतिकूल है। साथ ही अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ जाए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। पहला प्रश्न है, यहाँ जीवन का पर्याय किसे कहा गया है? क समस्याओं को, ख मृत्यु को, ग उत्तरदायित्व को, घ संघर्ष को। गद्यांश का उत्तर देते समय यदि आपको उत्तर समझ में नहीं आ रहा हो तो सभी प्रश्न को एक बार पढ़ लें और फिर गद्यांश को पढ़ने से आपका उत्तर खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा है, प्राचार्य का संदेश क्या था? क साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। ख जब तक मैं हूं तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करना है। ग तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। घ समस्याएं जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसका सही उत्तर होगा ग तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। तीसरा है, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? क संघर्ष, ख उत्तरदायित्व, ग संदेश, घ सफलता। आपने गद्यांश में पढ़ा है कि प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है, इसलिए इसका उत्तर क सही होगा, संघर्ष। चौथा, दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। क प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। ख प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। ग क और ख दोनों सही है। घ क और ख दोनों गलत है। इसका सही उत्तर होगा ग क और ख दोनों सही है। पांचवा है, जीवन के विकास की बाधाएं रूपी शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करना चाहिए? क संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़कर, ख हमेशा चिंतन करके, ग दूसरों की चिंता करके, घ बिना किसी प्रयास के। इसका सही उत्तर होगा क संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़कर। खंड ख व्यवहारिक व्याकरण है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर्ण का सही पर्यायवाची छांट कर लिखिए। क कुंदन गहना, ख सुवर्ण कुंतल, ग कनक सोना, ग पीत धातु हीराव्य। इन विकल्पों में सिर्फ ग ही है जिसका दोनों शब्द कनक और सोना स्वर्ण का सही पर्यायवाची है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? विशेष सामान्य, श्याम श्वेत, विपन्न धनी, वैतनिक अवैतनिक। इसका सही उत्तर होगा ग विपन्न का विलोम युग्म संपन्न होगा, धनी नहीं। बाकी सब सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ग। तीसरा, सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द है। क औचित्य, ख अनपेक्ष, ग निरपेक्ष, घ इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ग निरपेक्ष। चौथा है, निम्नलिखित में समस्त पदों का उचित विग्रह कीजिए। विद्या धन, विद्या का धन, विद्या रूपी धन, विद्या के समान धन, विद्या है जो धन। इसका सही उत्तर होगा ख विद्या रूपी धन। निडर, क जिससे किसी का डर नहीं हो, ख डर सहित, ग नहीं डरता है जो व्यक्ति, घ नहीं के लिए डर। इसका सही उत्तर होगा जिससे किसी का डर नहीं हो। पांचवा, नीचे लिखी लोकोक्ति का उचित अर्थ चुनिए। जमीन पर पांव न रखना, क बहुत घमंड करना, ख बहुत खुश होना, ग पैरों में चोट लगना, घ दुल्हन बनना। इसका सही उत्तर होगा क बहुत घमंड करना। छोटा मुंह बड़ी बात, क हैसियत से अधिक बात करना, ख बच्चों के द्वारा कहना, ग बड़ी बड़ी बातें करना, घ कल्पना में विचरण। इसका सही उत्तर होगा क हैसियत से अधिक बात करना। चौथा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें।
जंगल का पर्यायवाची कानन, अरण्य, वन होगा। नदी का सरिता, तटनी, तरंगनी। पत्ता का पात, पत्र, दल। आपको किसी दो का दो दो ही लिखना है। पांचवा, किन्हीं चार शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नैतिक, अनैतिक, दुर्गुण, सगुण, सबल, निर्बल, दरिद्र, धनी या संपन्न, नूतन, प्राचीन। छठा, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, रात को चलने वाला, निशाचर, पीछे चलने वाला, अनुचर। सातवां, आंखें नीचे करना या एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आठवां है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखें। तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ गया? इसका सही वाक्य होगा, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ गए? वृक्षों पर कोयल बोल रही है। इसका सही वाक्य होगा, वृक्ष पर कोयल बोल रही है। दो जहाज आपस में टकरा गया। इसका सही वाक्य होगा, दो जहाज आपस में टकरा गए। राजा ने मंत्री को कहा, राजा ने मंत्री से कहा। अंधा को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता। खंड ग आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार से है। चौथा, पठित बोध पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश किस कवि की रचना है? आपने पढ़ा है, यह कबीर की रचना है। ख, कवि किसको ज्यादा महत्व देने की बात कर रहे हैं? कवि गुरु को ज्यादा महत्व देने की बात कर रहे हैं। ग, कवि अति न करने की सलाह देकर क्या कहना चाहते हैं? कवि यह कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज का अति होना हमारे लिए अहितकर ही होता है। घ, गोविंद शब्द का क्या आशय है? गोविंद यहाँ ईश्वर या परमेश्वर को कहा गया है। उसके बाद कवि ने किसकी और किससे तुलना की है? कवि ने गुरु की परमेश्वर से तुलना की है। पांचवा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश से भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न है। एक दिन श्रीमान झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लिए वहां पहुंची। श्रीमान ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इसी झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। मुझे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो मैं इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। महाराज ने आज्ञा दे दी। पहला प्रश्न है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पाठ पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा कि यह गद्यांश एक टोकरी भर मिट्टी पाठ से लिया गया है। ख, इस पाठ के रचयिता कौन है? इस पाठ के रचयिता माधवराव सप्रे हैं। ग, यहाँ श्रीमान किसे कहा गया है? यहाँ श्रीमान जमींदार को कहा गया है। घ, इस वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया? वृद्धा की पोती को अपनी झोपड़ी से बहुत लगाव था, वहां से निकाले जाने पर उसने खाना छोड़ दिया। अंगा, श्रीमान झोपड़ी के आसपास क्यों टहल रहे थे? इसका उत्तर होगा, श्रीमान झोपड़ी पर अपना कब्जा करने के बाद अपने अहाते को बढ़ाने के लिए अपने मजदूरों से काम करवा रहे थे और वहीं टहल रहे थे। छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। यह 2-2 नंबर का 5 प्रश्न है। यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से एक आपको छोड़ देना है। पहला प्रश्न,
मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? ख, रेवती ऐसा क्यों सोचती है कि हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए? ग, एकांकी में नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं पहचानने के बावजूद भी रामस्वरूप उन्हें अपने घर में आने देता है। आपके विचार से वह ऐसा क्यों करते हैं? घ, कविता आदमी का अनुपात के अनुसार इस ब्रह्मांड में मानव का क्या अनुपात है? उसके बाद है, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। इस वाक्य से क्या पता चलता है, स्पष्ट करें। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो। आपको इसका क्या अर्थ समझ में आता है? आपको शायद याद होगा कि तरुण के स्वप्न से यह पंक्ति ली गई है। आप अपने विचार के अनुसार इसका उत्तर दोगे। 7वां है, भावार्थ लिखें। का, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहमा जाए, जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए। ख, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। भावार्थ लिखते समय आपको यह जरूर लिखना चाहिए कि यह किस पाठ से ली गई है, इसके कवि या रचयिता कौन है। उसके बाद आप इस दोहे का भावार्थ लिखोगे। 8वां, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। यह 5-5 नंबर का है। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से 2 का उत्तर आपको लिखना है, एक प्रश्न को आप छोड़ दोगे। का, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, यहाँ किसके और किस स्वप्न के बारे में कहा गया है? ख, आशय स्पष्ट कीजिए। आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, इसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? ग, आदमी का अनुपात कविता का भावार्थ अपने शब्दों में व्यक्त करें। उसके बाद है खंड घ, रचनात्मक लेखन। 9वां प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे या मेरा प्रिय विषय पर अनुच्छेद लिखें। आपको जो भी विषय पसंद हो या जिस पर भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसका अर्थ होता है कि दूसरों को उपदेश देना आसान है पर उस उपदेश पर अमल करना मुश्किल है। प्रश्न का उत्तर हो या अनुच्छेद हो, शब्दों की गिनती में आप अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। सिर्फ एक पंक्ति का शब्द गिनकर अनुमान लगा सकते हो कि कितने शब्द पूरे हो गए। थोड़े शब्द ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुच्छेद लिखने समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि छोटी छोटी पंक्तियों में विषय से संबंधित तर्कपूर्ण बातें होना चाहिए, तभी पूरे नंबर आते हैं। 10वां है, आपका नाम कुशल है, आप दिल्ली के नेहरू सदन में रहते हैं, आप अपने परिवार के साथ उत्तराखंड घूमने गए हैं। इस भ्रमण के अनुभवों का वर्णन करते हुए अपने मित्र सुशांत को पत्र लिखें। प्रश्न में यदि नाम दिया गया हो या पता दिया गया हो तो आप उत्तर पुस्तिका में वही लिखोगे। अपने नाम के जगह पर जो नाम लिखा हुआ है वही लिखना है, पता के जगह पर जो दिया हुआ है उसी को लिखना है। अथवा विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु पत्र लिखें। यहाँ एक औपचारिक पत्र है और एक अनौपचारिक पत्र है। प्रधानाचार्य लिखा हुआ है तो प्रधानाचार्य ही लिखना है। इन छोटी छोटी बातों पर यदि ध्यान नहीं दोगे तो नंबर कटने का डर रहेगा। 11वां प्रश्न है, 2 छात्रा गिरजा और सोमा के बीच पुस्तक मांगते हुए संवाद का लेखन कीजिए। नाम यही लिखना है, जैसे गिरजा, मेरे पास हिंदी की पुस्तक नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकती हो? सोमा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे पुस्तक मांगकर ले जाना पर समय पर वापस कर देना। गिरजा, मैं तुम्हारे घर कब तक आ जाऊं? सोमा, मैं विद्यालय से घर जाकर हिंदी का काम पूरा कर लूंगी, तुम शाम के 4 बजे मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पुस्तक दे दूंगी। गिरजा, धन्यवाद सोमा। सोमा, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। गिरजा, ठीक है, मैं ठीक 5 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगी। सोमा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। संवाद लिखना है या नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र वर्णन करना है 20-30 शब्दों में। आप इस चित्र को देख रहे हो, देखने से ही पता चलता है कि यह रंगोली का चित्र है।
रंगोली कब बनाए जाते हैं? आपको इस रंगोली की क्या विशेषताएं नजर आती हैं? आपको रंगोली बनाना क्यों पसंद है? इन सब बातों पर गौर करते हुए आप चित्र वर्णन करोगे। तो बच्चों, प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी दिक्कत हो या किसी प्रश्न का उत्तर पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्न पत्र को शेयर करना और मिलकर तैयारी करना। ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती रहूं। तब तक के लिए बाय।